गाड़ी जालिंधर के रेलवे स्टेशन से आगे निकल आई थी। अब अमृतसर का स्टेशन आ रहा था। मुझे अमृतसर के स्टेशन पर ही उतरना था। जिस डिब्बे में मैं बैठा था वो हिंदू सिख मुसाफिरों से भरा हुआ था। ये 3rd क्लास का डिब्बा था। सब मुसाफिर अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। सिर्फ एक मुसाफिर उस डिब्बे में ऐसा था जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे घूर कर देख लेता था। ये आदमी सिख नहीं था। अगर सिख नहीं था तो जाहिर है हिंदू होगा, क्योंकि पाकिस्तान बन जाने के बाद मशरकी पंजाब में एक भी मुसलमान नहीं रहा था। उस आदमी की उम्र 50-55 के करीब होगी। सर के बाल सफेद हो रहे थे। आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक लगी थी। खद्दर का मैला सा तंग पजामा पहना हुआ था। खद्दर के कुर्ते के ऊपर सदरी पहन रखी थी। सदरी के ऊपर की जेब के साथ इंडियन पेन लगा था। नीचे जेब में रखी पॉकेट बुक का ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ नजर आ रहा था। ये हिंदू यकीनन इंडिया की खुफिया पुलिस यानी CID का आदमी था। शायद वो दिल्ली से ट्रेन में मेरा पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे याद है जब जालिंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी तो मैं प्लेटफॉर्म वाली खिड़की में से सर बाहर निकाले देख रहा था। उस आदमी को मैंने ट्रेन के एक डिब्बे से निकलकर अपने डिब्बे की तरफ आता देखा था। इसका साफ मतलब था कि वो दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था। मेरे पास बाकायदा पाकिस्तान का पासपोर्ट था और उस पर वीजा भी लगा हुआ था, मगर वीजा सिर्फ दिल्ली शहर का लगा हुआ था। मैं दिल्ली शहर से बाहर नहीं जा सकता था। मैंने कानून शिकनी की थी और दिल्ली शहर से ट्रेन में सवार होकर अमृतसर की तरफ चल पड़ा था। आखिर मैंने ये कानून शिकनी क्यों की थी? इसका जवाब मेरी जिंदगी की वो हैरत अंगेज हुब्बुल वतनी और जज्बा गैरत में डूबी हुई सच्ची दास्तान है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह जमाना पाक भारत जंग 65 से 1 साल पहले का जमाना था। मशरकी पंजाब में खालिस्तान की तहरीक की वजह से भारत की हुकूमत ने पंजाब के शहरों का वीजा देना बंद कर रखा था। चुनाचे मैंने दिल्ली शहर का वीजा लगवा लिया। वजह दिल्ली शहर की दरगाहों और तारीखी मकामात की सैरो सियाहत लिखी। दिल्ली में मेरे वालिद साहब के एक दोस्त सिंगर मशीनों की मरम्मत का काम करते थे। मैं सीधा उनके पास पहुंचा। भारतीय बॉर्डर की चेक पोस्ट वालों को मैंने वालिद के उस दोस्त का नाम और एड्रेस गलत लिखवाया था। उसकी वजह यह थी कि मैं दिल्ली की सैरो सियाहत के लिए भारत में दाखिल नहीं हुआ था। मेरा एक खास मिशन था और मुझे दिल्ली से बगैर वीजे के अमृतसर जाना था, और यह भी मालूम नहीं था कि मुझे कितने दिन कितने महीने गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रहना होगा। मेरा मिशन एक मुकद्दस मिशन था। यह मिशन क्या था यह आपको आगे चलकर खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था मेरे वक्त मुकर्ररा पर भारत से वापस पाकिस्तान ना जाने की सूरत में पुलिस मेरे वालिद के दोस्त को गिरफ्तार करे या उसे तंग करे। मेरे वालिद साहब के उस दोस्त का नाम ज़हीरुद्दीन था और चांदनी चौक में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो सिलाई मशीनों की मरम्मत का काम करता था। उसको मैंने बिल्कुल ना बताया कि मैं असल में किस मिशन को लेकर भारत आया हूँ। उसे बताने की जरूरत भी नहीं थी। उस शरीफ आदमी के पास मैं 2 दिन रहा और पंजाब और इंडिया के बारे में काफी मालूमात हासिल करता रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने अमृतसर, मजेठ, वीरका, बटाला और गुरदासपुर के सिवा इंडिया का कोई इलाका नहीं देखा था। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 12-13 साल की होगी और मैं अपने कस्बा मजेठ के एक हाई स्कूल में पढ़ा करता था। मेरी वालदा की वफात हो चुकी थी। मेरी सिर्फ एक छोटी बहन थी। वालिद साहब ने दूसरी शादी नहीं की थी। उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया और हमें बाप के साथ साथ वालदा की भी शफकत अदा करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। जब पाकिस्तान बन गया और मशरकी पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया तो हम भी एक काफिले में शामिल होकर मजेठे से निकल पड़े। पाकिस्तान पहुंचने से पहले हम पर क्या बीती, ये मेरी सच्ची दास्तान की असल बुनियाद है जो मैं आपको जरा आगे चलकर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान आने के बाद मैं दोबारा कभी इंडिया नहीं गया था। अब मैं वापस अपने वालिद साहब के दोस्त ज़हीरुद्दीन के पास आता हूँ, जिससे मैंने रेलगाड़ी के औकात वगैरह के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल की। मेरे पास इतनी ही इंडियन करेंसी थी जितनी करेंसी की कानूनी तौर पर इजाज़त थी। मेरा मिशन ऐसा मिशन था कि मुझे दिल्ली से निकलने के बाद अपनी तमाम ज़रूरियात जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से खुद पूरी करनी थी। उस वक्त मैं 24-25 साल का सेहतमंद भरपूर जवान था। मैंने जानबूझकर शलवार कमीज नहीं पहनी थी, क्योंकि ये उस जमाने में भी मुसलमानों का लिबास समझा जाता था। चुनाचे अभी ये हमारा कौमी लिबास नहीं बना था। मैं लाहौर से ही पुरानी मगर मजबूत कपड़े की बनी हुई वेलायती जीन्स टाइप की पतलून और उसी रंग की मुटियाली सी जैकेट पहन कर चला था। पाँव में जोगर शूज पहने थे। दिल्ली में मैंने आकर देखा कि वहाँ भी नौजवानों में इस किस्म का हिप्पी टाइप का रफ टफ लिबास बड़ा मकबूल था। उस लिबास से ये बिल्कुल नहीं पता चलता था कि ये आदमी मुसलमान है या हिंदू है। ज़हीरुद्दीन के घर 2 दिन रहने के बाद मैंने एक रोज उन्हें कहा
कि मैं जामे मस्जिद देखने जा रहा हूँ। वहां से मैं सीधा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैंने पहले से मालूम कर लिया था कि अमृतसर जालंधर की तरफ गाड़ी किस वक्त चलती है। मैंने स्टेशन पर आकर अमृतसर का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गया। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी तो मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ एक 3rd क्लास के डिब्बे में बैठ गया। ये मौसम ऐसा था जिसको हमारे पंजाब में खुश बहार का मौसम कहते हैं। मैं पाकिस्तान में ही था तो 1-2 बारिशें भी हो गई थी, जिससे मौसम में खुनकी आ गई थी। दिल्ली में भी मौसम खुशगवार था। गाड़ी अमृतसर की तरफ चल पड़ी। दिल्ली के बारे में मैंने सुना था और स्कूलों की किताबों में भी पढ़ा था कि वहाँ मुसलमान बादशाहों ने कई साल तक हुकूमत की है और वहाँ मुसलमानों की बड़ी यादगार इमारतें, महल और किले हैं। मगर मैंने सिवाय जामे मस्जिद के और कुछ ना देखा। मेरा मिशन ही ऐसा था कि मेरा ध्यान अपने आबाओ अजदाद की तारीखी इमारतों की तरफ जा ही नहीं सकता था। जामे मस्जिद में भी मैं एक दिन नमाज पढ़ने चला गया था। मैं कोई नमाजी परहेजगार नौजवान नहीं था। पाकिस्तान में भी कभी कभार नमाज पढ़ लिया करता था। दिल्ली की जामे मस्जिद में मैं खुदा के हुजूर सजदा रेज होकर अपने मिशन की कामयाबी के लिए जरूर दुआ करना चाहता था। जब वहां गया तो नमाज का वक्त हो गया था। नमाजी पहले से मौजूद थे। मैं भी वजू करके उनके पीछे बैठ गया। नमाज के बाद हाथ फैलाकर आंखें बंद करके अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि वो मुझे मेरे मिशन में कामयाब करे और मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपने मरहूम बाप की रूह को सुकून पहुंचा सकूं। मैं जामे मस्जिद की अजमत और शान शौकत देखकर हैरान जरूर हुआ था और सोचने लगा था कि इतनी अजीमुशान मस्जिद बनाने वाले मुसलमान उसे हिंदुओं के रहमो करम पर छोड़कर क्यों चले गए हैं, क्योंकि मैंने दिल्ली में देखा था कि मुसलमानों की हालत हिंदुओं के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। गाड़ी अमृतसर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा। उसकी रफ्तार काफी तेज थी और वह छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती जा रही थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट मेरी जेब में ही था और उस पर सिर्फ दिल्ली का वीजा लगा हुआ था। अगर पुलिस का कोई आदमी मेरी चेकिंग करता तो मुझे गिरफ्तार कर सकता था, क्योंकि मैं वीजे के बगैर मशरिकी पंजाब के शहरों की तरफ जा रहा था। कई बड़े शहरों के स्टेशन आए। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए रुकती और फिर आगे रवाना हो जाती। उसी तरह सफर तय करते करते गाड़ी पंजाब में दाखिल हो गई। लुधियाना आया और गुजर गया। फिर जालंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मुझे दिल्ली से चलते वक्त ही इस बात का धड़का लगा हुआ था कि कहीं कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे न लगा हो। जालंधर सिखों का शहर था। प्लेटफॉर्म पर तकरीबन सभी सिख ही सिख नजर आ रहे थे। मैं खिड़की के साथ बैठा बाहर देख रहा था। मैंने एक उधेड़ उम्र हिंदू को देखा कि पिछले किसी डिब्बे से निकला और हमारे डिब्बे में दाखिल हो गया। मैंने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब गाड़ी चली तो मैंने महसूस किया कि वो मेरी तरफ थोड़ी थोड़ी देर बाद घूर कर देख लेता है। ये वही हिंदू था जो अब भी मेरे डिब्बे में दूसरे मुसाफिरों के साथ कोने में बैठा किसी वक्त मुझे मशकूक निगाहों से देख लेता था और जिसका जिक्र मैं अपनी दास्तान के शुरू में कर चुका हूँ। जब मेरे दिल में ख्याल पुख्ता हो गया कि ये शख्स जरूर खुफिया पुलिस का आदमी है, तो पहला रद्द-ए-अमल मुझ पर यह हुआ कि मेरे बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं पाकिस्तान में नहीं था, अपने मुल्क में नहीं था, बल्कि दुश्मन मुल्क में था। हिंदू सिखों के मुल्क में था, जहाँ के मुसलमान शहरियों की कोई इज्जत आबरू नहीं थी। पाकिस्तानी मुसलमान की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वीजा पासपोर्ट रखने के बावजूद भारतीय पुलिस जिस पाकिस्तानी मुसलमान को चाहे पकड़कर थाने ले जा सकती थी। मैंने ऐसे कई वाकयात सुने थे कि भारतीय पुलिस किसी पाकिस्तानी मुसलमान को दिल्ली, मुंबई या किसी दूसरे शहर से यूं ही पकड़कर थाने ले गई है और फिर उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गया। आमतौर पर भारतीय पुलिस ऐसे पाकिस्तानियों पर जासूसी का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में बंद कर देती है और उन पर इस कदर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है कि वो जेल में ही सिसक कर मर जाते हैं। यही वजह थी कि जब मुझे यकीन सा हो गया कि ये उधेड़ उम्र का नेहरू कट सदरी वाला हिंदू CID का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है, तो मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई थी। ये मेरा पहला रद्द-ए-अमल था। उसके साथ ही मैंने अपना ध्यान अपने खुदा की तरफ और फिर अपने मिशन की तरफ कर लिया। मेरा आधा खौफ दूर हो गया, क्योंकि मैं जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान से अपने मिशन की तकमील के लिए निकला था और दिल में ये अहद करके निकला था कि अपने मिशन की तकमील से पहले मुझे मरना नहीं है और अगर मरने का वक्त आ गया तो 6-7 काफिरों को मारकर ही मरूंगा। खुदाए जुल जलाल और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन कामिल ने मुझे हौसला दिया और मेरे दिल से खौफ बिल्कुल निकल गया। अब मैं उस खुफिया पुलिस वाले हिंदू से बच निकलने की तरकीबों पर गौर करने लगा। इतना मुझे मालूम था कि ये शख्स अचानक मुझे नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ऐसा वो जब चाहे कर सकता था। उसका अपना मुल्क था, अपनी हुकूमत और उसकी अपनी पुलिस थी जो ट्रेन के साथ ही सफर कर रही थी।
उसके अपने हिंदू सिख लोग थे। अगर वो मुझे पकड़कर सिर्फ ये ऐलान कर दे कि मैं पुलिस का आदमी हूँ और ये लड़का पाकिस्तान का जासूस है, तो डिब्बे के सारे मुसाफिर न सिर्फ ये कि उसके साथ हो जाएंगे बल्कि मुझ पर हमला भी कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।